त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए शाम 5 बजे तक 81% मतदान हुआ। 2018 में त्रिपुरा में 90% मतदान हुआ था और सरकार बीजेपी ने बनाई थी। मतदान के बीच टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा का बयान सुर्खियों में आ गया। प्रद्योत ने कहा कि अगर उनकी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो वो बीजेपी विधायकों को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने टिपरा मोथा को बच्चा बताया। त्रिपुरा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण से जुड़े नोटिस पर अपना जवाब लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। जवाब में राहुल ने अपने बयान को सही ठहराया। इसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अलग अलग कानूनों का हवाला दिया है। राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर टिप्पणी की थी। बाद में उनके भाषण का हिस्सा हटा दिया गया था और 10 फरवरी को विशेषाधिकार का नोटिस जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 27 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान से जल जन अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना इस मिशन का उद्देश्य है। समाधान यात्रा के आखिरी दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार से एक बार फिर पीएम उम्मीदवारी पर सवाल हुए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बोले कि ये सब बात छोड़िए। विपक्षी एकजुटता के सवाल पर नीतीश ने कहा कि अलग से बात करेंगे। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में विवाद गहराता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, जिसे पार्टी के प्रवक्ता ने अवैध बताया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वो आगे की रणनीति बैठक के बाद तय करेंगे। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि मेरा सिर कलम करने पर इनाम रखा गया, लगातार धमकी दी गई और अब हमला भी हो रहा है। ये सब मिलीभगत से हो रहा है। दरअसल लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की महंत राजू दास के बीच तीखी बहस हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची थी। कर्नाटक चुनाव से पहले टीपू सुल्तान एक बार फिर सियासी हथियार बनता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद अब ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कहा कि क्या तुम मुझे मिटा दोगे अगर मैं टीपू का नाम लूंगा तो? बोलो कहाँ आना है। दरअसल कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष ने बुधवार को कहा था कि टीपू सुल्तान के सभी उत्साही अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस बीच कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने सिद्धरमैया को लेकर अपने बयान पर अफसोस जताया है। उन्होंने बीते दिनों कहा था सिद्धरमैया को भी उसी तरह कुचल दिया जाएगा जिस तरह टीपू को कुचल दिया गया था। पलामू में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लैग मार्च किया और प्रशासन ने पीस कमेटी की मीटिंग भी आयोजित की। उधर पलामू हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कभी मस्जिद के सामने शिवरात्रि का गेट नहीं लगाया गया था, फिर अचानक क्यों? गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। हरियाणा में भिवानी के लोहारू में बोलेरो में जिंदा जले 2 युवकों के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिंदा जलाए गए दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले हैं। परिवार का आरोप है कि बजरंग दल के लोगों ने उन्हें किडनैप किया था, जिसके बाद जिंदा जला दिया। बुरी तरह जली गाड़ी के भीतर दोनों शव कंकाल बन चुके थे। फिलहाल हरियाणा पुलिस जांच की बात कर रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आज से पेट्रोल के दाम में 22 रुपए तो डीजल में 17 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 लीटर पेट्रोल अब 272 रुपए का तो 1 लीटर डीजल 280 रुपए का हो गया है। इस तरह पिछले 1 महीने में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 53 रुपए महंगा हुआ है। 16 जनवरी को पेट्रोल की कीमत 214 रुपए 80 पैसे तो डीजल की कीमत 227 रुपए 80 पैसे थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में कल से दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सुबह 9:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है। माना जा रहा है कि दिल्ली टेस्ट में भी टीम इंडिया अपने उसी अंतिम 11 को उतारेगी जिसमें नागपुर के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रन से हराया था। कोटला की पिच शुरू से स्पिनरों की मदद करती है और दिल्ली टेस्ट में भी अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल की तिगड़ी कंगारुओं की परीक्षा लेगी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ मारपीट की एक ऐसी घटना में फंस गए हैं जो सेल्फी लेने से शुरू हुई और अब इस घटना ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है।
ऐसा आरोप लग रहा है कि पृथ्वी शॉ ने नशे की हालत में एक लड़की के साथ मारपीट की थी। आज हम इस खबर का ब्लैक भी आपको दिखाएंगे और व्हाइट भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस खबर के दो पक्ष हैं। एक पक्ष पृथ्वी शॉ का है, जो ये कहते हैं कि कुछ लोग फैन बनकर एक नाइट क्लब में आए और जबरदस्ती उनके साथ सेल्फी लेने लगे और उनके मना करने पर जो है उन्होंने उन लोगों को वहां से बाहर निकलवा दिया। आज इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये कि इस घटना में सेलिब्रिटीज के लिए क्या सबक है और क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा देने वाली हमारे देश की जनता के लिए भी इसमें क्या सबक छिपा हुआ है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी यानी पृथ्वी शॉ, और दूसरी तरफ है उनके वो फैंस जो किसी भी कीमत पर उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। अब देखिए पूरा विवाद क्या है। पूरा विवाद पृथ्वी शॉ के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की जिद पर शुरू हुआ और यह घटना कल देर रात मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके की है, जिसमें पृथ्वी शॉ की गाड़ी पर हमला करने के लिए 8 लोगों के खिलाफ वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एक लड़की को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इस लड़की का नाम है सपना गिल। अब इस घटना के दोनों पक्ष सुन लीजिए पहले आप। इनमें पहला पक्ष है पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त का, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। पृथ्वी शॉ के मुताबिक और एफआईआर के मुताबिक 15 फरवरी की रात को पृथ्वी शॉ और उनका एक दोस्त जिसका नाम है आशीष यादव, वो मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक नाइट क्लब में पार्टी करने के लिए गए। लेकिन इस दौरान वहां कुछ लोग दूसरे भी पहुंच गए जो खुद को पृथ्वी शॉ का फैन बता रहे थे और हो सकता है कि वो उनके फैन भी हो। इन्हीं लोगों में एक लड़का और एक लड़की भी थे जिन्होंने पहले पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी ली, लेकिन जब वो उनके साथ और ज्यादा सेल्फी लेने की जिद करने लगे तो इससे पृथ्वी शॉ नाराज हो गए। उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने इन लोगों को इनकार कर दिया कि अब और सेल्फी मत लीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए पूरा। इस घटना का एक वीडियो भी आया है, पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। हम लोग को मारा, इसके दोस्तों ने हम लोग को क्लब में मारा है, इसके लिए यार क्रिकेटर है तो क्या, हम लोग कुछ नहीं है। हम भी पार्टी करने आए। मैं भी मेरे दोस्त के साथ पार्टी करने आया हूँ। मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टी करने आया हूँ। मैंने मेरे पास प्रूफ है, मैंने उसके साथ वीडियो बनाई। सपना दूर हो, सपना दूर हो। मेरे पास प्रूफ है, सपना मेरे पास प्रूफ है। सर मैंने उसके साथ वीडियो बनाई, इससे मेरा फोन छीना और मेरे को धक्का दिया। हाँ 1 मिनट रुके आप। इन लोगों ने हमको मारा। इसके दोस्त लोग हम लोग को मार के भागे और मेरे पास गाड़ी का फोटो तक है और लड़के लोग चिल। अगर आज क्रिकेटर की इज्जत हो गई हम देखेंगे। हमने अगर अपनी मौत नहीं दी ना तो रोड पे तो देखेंगे। मैंने अगर मर्डर नहीं किया ना अपना तो देखेंगे। मैं अपना गला काटूंगा इधर रोड पे। तभी क्रिकेटर है ना ये लोग। तो कहानी को आप पहले ध्यान से समझ लीजिए कि पृथ्वी शॉ एक नाइट क्लब में जाते हैं कल रात को। उनके कुछ फैंस वहां पर उन्हें घेर लेते हैं, जैसे हमेशा सेलिब्रिटीज के साथ होता है। वो सेल्फी लेते हैं, लेकिन उनके फैंस और ज्यादा सेल्फी लेना चाहते हैं, जिस पर पृथ्वी शॉ ने आपत्ति की और कहा कि अब इसके बाद और सेल्फी मत लीजिए। यहां से विवाद शुरू हो गया और दोनों के बीच में शायद कोई झड़प हुई। पृथ्वी शॉ भी क्योंकि अपने दोस्त के साथ थे और ये जो उनके फैंस थे ये भी अपने दोस्तों के साथ वहां आए हुए थे। इसके बाद पृथ्वी शॉ ने नाइट क्लब के मैनेजर को इन लोगों के बारे में शिकायत की, जिसके बाद नाइट क्लब के मैनेजमेंट ने इन लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। यानी पृथ्वी शॉ के जो फैंस थे जो जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें उस नाइट क्लब से बाहर निकाल दिया गया पृथ्वी शॉ की शिकायत पर। पृथ्वी शॉ का कहना है कि जब वो होटल से बाहर निकले, जब वो नाइट क्लब से बाहर निकले, तो ये दोनों यानी एक लड़का और लड़की बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपने 6 और दोस्तों को भी वहां पर बुला लिया, जिन्होंने पहले पृथ्वी शॉ की कार पर बेसबॉल के बैट से हमला किया, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया
और जब पृथ्वी शॉ अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करने के लिए जा रहे थे, तब इन लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और यह भी आरोप है कि इन लोगों ने पृथ्वी शॉ को धमकियां दी और उनसे उनका सामान छीनने की भी कोशिश की। और इस मामले में पुलिस ने इस आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। यह तो अभी तक एक पक्ष की बात है। वो सारी तस्वीरें, ये वो आरोपी लड़की है जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन में। इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही लड़की है जो आपको थोड़ी देर पहले उस पूरे घटनाक्रम में जो लड़की आपको दिखाई दे रही थी। अब आपको दूसरा पक्ष बताते हैं, यानी इस लड़की का पक्ष बताते हैं, जो सपना गिल नाम की इस आरोपी लड़की का पक्ष है जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। इस लड़की का कहना है कि जब वो होटल के नाइट क्लब में पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेना चाहती थी तो उस दौरान पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त ने लड़की के साथ मारपीट की, बदतमीजी की। और इस लड़की की एक तस्वीर भी हमें मिली है जो अभी हम दिखा रहे हैं, जिसमें उसके हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो चोट के निशान है ये पृथ्वी शॉ ने से लड़ाई की वजह से हुए हैं या बाद में जो मारपीट हुई है इन दोनों गुटों के बीच, ये निशान तब लगे हैं। और इस लड़की ने और भी कई आरोप लगाए हैं। पहला आरोप लगाया है कि क्योंकि पृथ्वी शॉ एक मशहूर क्रिकेटर हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें मामले की शुरुआत में ही क्लीन चिट दे दी। यानी पृथ्वी शॉ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं इसलिए पुलिस ने उनकी मदद की। और आरोपी लड़की का पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया। यह इस लड़की की शिकायत है। इस लड़की का कहना है कि पृथ्वी शॉ घटना के समय नशे की हालत में थे। हालांकि हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप देखें, कॉमन सेंस जो कहती है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति नाइट क्लब में जा रहा है, एक पब में जा रहा है, तो नाइट क्लब में और पब में लोग क्या करते हैं, वो जरूर शराब तो जरूर पीते ही हैं। तो हो सकता है कि पृथ्वी शॉ ने उस समय शराब पी रखी हो। और यह पता लगाना पुलिस के लिए 1 मिनट का काम है कि किसने शराब पी रखी थी, कितनी शराब पी रखी थी, क्योंकि आज आप जानते हैं कि उनका ब्लड टेस्ट करके तुरंत यह पता लगाया जा सकता है कि उनके खून में शराब की कितनी मात्रा, शरीर में शराब की कितनी मात्रा है। तो अगर पृथ्वी शॉ ने शराब पी रखी थी तो उसकी भी जांच हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पृथ्वी शॉ क्या शराब नहीं पी सकते? अगर वो एक नाइट क्लब में जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने शराब पी ही होगी। लड़की का दूसरा आरोप यह है कि पुलिस को यह बात पता थी कि पृथ्वी शॉ ने आरोपी लड़की के साथ मारपीट की है, लेकिन पुलिस ने इस बात को दबा दिया। यानी ये जो लड़की है ये पुलिस पर भी आरोप लगा रही है। इसके अलावा एक वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जिस बेसबॉल बैट से पृथ्वी शॉ की गाड़ी पर हमला हुआ, उस बैट को एक तस्वीर में आरोपी लड़की और पृथ्वी शॉ दोनों पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि असल में यह बैट किसका था और इस बैट को निकालकर कौन लाया। क्योंकि जब यह हाथापाई हो रही है तो पृथ्वी शॉ उस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और यह बेसबॉल बैट जो है वो दोनों के हाथ में दिख रहा है। देखिए आप, हम लोग को मारा, इसके दोस्तों ने हम लोगों को क्लब में मारा है। क्लब में मारा। इसके लिए और हाँ, यार क्रिकेटर है तो क्या, हम लोग कुछ नहीं है, हम भी पार्टी करने आए। मैं भी मेरे दोस्त के साथ पार्टी करने आया हूँ। मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टी करने आया हूँ। मेरे पास प्रूफ है, मैंने उसके साथ वीडियो बनाई। सपना दूर हो, सपना दूर हो। मेरे पास प्रूफ है, सपना मेरे पास प्रूफ है। सर, मैंने उसके साथ वीडियो बनाई, इससे मेरा इसके लिए। हाँ 1 मिनट रुक के हम जोड़ा, इन लोगों ने हमको मारा। इसके दोस्त लोग हम लोग को मार के भागे और मेरे पास गाड़ी का फोटो तक है और लड़के लोग चिल। अगर आज क्रिकेटर सपना रुक भैया नहीं, हम लोग को मारा। इसके दोस्तों ने हम लोगों को क्लब में मारा है। इसके कल ओशिवारा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 156/23 एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। इसमें अनलॉफुल असेंबली, एक्सटॉर्शन और नुकसान ये सेक्शन लगाया गया है। इसमें एक कंप्लेंट है जिनकी गाड़ी को, जो आरोपी है 7 आरोपी, उन्होंने गाड़ी फोड़ी और उसके बाद में मामला सल्टाना है क्या वगैरह ऐसे बोल के 50,000 रुपये की डिमांड की। इसमें एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। ओशिवारा पुलिस स्टेशन इसमें आगे की छानबीन कर रही है।
सर क्या इसमें कोई क्रॉस एफआईआर हुई है या जो एक्यूज्ड हैं ऑलरेडी उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है कंप्लेंट में? नहीं, एक्यूज की तरफ से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई इस मामले में। इस खबर में पहली बात तो यह है कि जब इस तरह की जो खबरें होती हैं उसमें तुरंत मीडिया के लिए भी कोई फैसला सुना देना आसान काम नहीं होता। आपने देखा होगा अक्सर जब इस तरह की घटना होती है तो मीडिया उसी दिन उसी पल अपना फैसला सुना देता है। तो फिर जांच की आवश्यकता क्या है, फिर पुलिस क्या करेगी और फिर इसके बाद हमारी अदालतें क्या करेंगी। इसलिए पहली बात तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर और क्योंकि दो पक्ष एक दूसरे पर शिकायत लगा रहे हैं उसके आधार पर कोई भी फैसला करना इस समय संभव नहीं है किसी के साथ भी। आप भी शायद पता नहीं लगा पाएंगे कि किसकी गलती है। हो सकता है एक पक्ष की गलती हो सकता है दोनों पक्षों की गलती हो और कई बार घटनाक्रम ऐसा होता है जब एक के बाद एक गलतियां होती चली जाती हैं। खास तौर पर जब रात में किसी नाइट क्लब में दो जो पक्ष हों वो आपस में भिड़ जाएं तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। आपने भी देखा होगा पब्स के बाहर, नाइट क्लब्स के बाहर इस तरह के तमाशे अक्सर हमारे देश में होते रहते हैं। लेकिन अब इसमें सबक क्या है? सबसे पहला सबक तो इसमें हमारे देश के सेलिब्रिटीज के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। हमारे देश के जो स्टार्स हैं उनके लिए एक सबक सिखा हुआ है, बहुत बड़ा सबक है। पहला सबक तो यह है कि इन स्टार्स को और इन सेलिब्रिटीज को अब यह समझना होगा कि अब वो आम लोग नहीं हैं, अब वो आम जनता नहीं है, अब वो बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। दूसरी बात उन्हें यह समझनी होगी कि सार्वजनिक स्थलों पर उन्हें कैसे व्यवहार करना है। अब वो एक आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। और हमारे देश की जो जनता है जो इन सेलिब्रिटीज को असल में भगवान का दर्जा दे देती है, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो है दर्जा दे देती है इस तरह का कि वो बहुत लार्जर देन लाइफ इमेज जीते हैं। हमारे देश के इन जनता को भी ये समझना होगा कि इस तरह के समय में किस तरह का व्यवहार करना है। असल में जब कोई सेलिब्रिटी बाहर होता है, सार्वजनिक जीवन में वो जब बाहर आता है तो उस सेलिब्रिटी को यह समझना होगा कि अब लोग उससे खास तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हैं और उसे इस तरह का जब कोई घटनाक्रम हो जाए तो उसे ऐसे में शालीनता बनाए रखनी चाहिए, उसे ऐसे में अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, जो कि पृथ्वी शॉ ने यहां पर नहीं किया। पृथ्वी शॉ को करना क्या चाहिए था? अब वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह का जब विवाद होता है तो एक स्टार को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। उन्हें शालीन बने रहना चाहिए था, उन्हें अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए थी और उन्हें तुरंत या तो पुलिस में रिपोर्ट करते जाकर या फिर मैनेजमेंट से उस नाइट क्लब के रिपोर्ट करते, जो कि उन्होंने की भी। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो कि अवॉइड हो सकती थी। जनता को अब इसमें यहां पर यह समझना है कि जनता हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को या फिल्मी एक्टर्स को एक भगवान का दर्जा दे देती है और उनके पीछे पागल हो जाती है और फिर वो ये चाहती है कि जिस स्टार को उन्होंने बनाया है अपने इतने प्यार से, जिसे इतना लोकप्रिय बनाया है, उस पर उनका पूरा अधिकार है और वो उसके निजी जीवन में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खलल डाल सकते हैं और जितनी चाहे उतनी तस्वीरें वो ले सकते हैं। असल में जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा स्टार बन जाता है तो ये स्टारडम लोगों की ताकत से ही आती है। ये जो लोकप्रियता है लोगों के प्यार से आती है, ये ताकत लोगों के प्यार से आती है और ये ताकत उसी दिन तक इन स्टार्स के साथ रहती है जब तक वो इस ताकत का, इस लोकप्रियता का दुरुपयोग नहीं करते या फिर कह लीजिए उपयोग भी नहीं करते। ये उपयोग करने वाली ताकत नहीं है, ये सिर्फ अपने पास रखने वाली ताकत है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसे आप को जनता ने दे दिया, अपने प्यार का ब्रह्मास्त्र। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस अस्त्र को चला ही लेना है, ये ताकत इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लेकिन होता यह है कि हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फिल्मी एक्टर्स जो हैं, वो इस ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं। पहले यही खिलाड़ी और यही एक्टर्स ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो इतने लोकप्रिय हो जाएं कि जनता उनके साथ फोटो खिंचवाए, वो इतने लोकप्रिय हो जाएं कि लोग सड़क पर जब वो निकलें तो भीड़ लग जाए। ये सब की कामना होती है, ये सब इतने मशहूर होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो इतने मशहूर हों, इतने सफल हो जाएं कि लोग उनके पीछे भागें, उनके साथ सेल्फीज लें। क्योंकि जिस दिन ये सेल्फी लेने वालों की भीड़ खत्म हो जाती है उस दिन यही स्टार्स डिप्रेशन में चले जाते हैं।
उस दिन यही स्टार्स गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही आंखें जिस पर ये काला चश्मा लगाकर रखते हैं, जब ये भीड़ में जाते हैं तो रात में भी काला चश्मा पहनकर जाते हैं, क्योंकि तब ये स्टार बन चुके होते हैं। लेकिन जब यही जनता उन्हें छोड़ देती है, जब उनके पीछे भागना बंद कर देती है, सेल्फी लेना बंद कर देती है, तो काला चश्मा उतार कर इन्हीं स्टार्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कहते हैं कि काश वो दिन दोबारा लौट आए जब जनता हमारे पीछे वैसे ही पागल रहे जैसे कि पहले थी। जनता के लिए सबक यह है कि किसी को इतना भी ना बढ़ाओ, इतना भी ना चढ़ाओ, इतना भी ऊपर उसे इतनी गलतफहमी ना दो कि वो व्यक्ति अपने आप को भगवान ही समझने लगे। और जनता को यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, स्टार हो, चाहे क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, उसका भी एक निजी जीवन है। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं भी पार्टी करने के लिए जा सकता है, उसे अपनी प्राइवेसी का पूरा अधिकार है। और अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आप उसके निजी जीवन में खलल नहीं डाल सकते। इतना रेस्पेक्ट हमारे जो फैंस हैं देश के, हमारे देश की जो जनता है, उसे इन फिल्म स्टार्स को और क्रिकेटर्स को और सेलिब्रिटीज को इतना तो देना ही होगा। यानी इन दोनों के लिए ही इसमें सबक है। दोनों को संयमित रहते हुए व्यवहार करना चाहिए था। अगर जनता यानी ये जो फैंस हैं ये थोड़ा संयम दिखाते तो ये घटना ना होती, और उधर पृथ्वी शॉ भी अगर थोड़ा कम गुस्सा करते तो ये घटना ना होती। लेकिन आपने ये देखा होगा आजकल हमारे क्रिकेटर्स कुछ ज्यादा ही विवादों में रहने लगे हैं, क्रिकेटर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही विवाद हैं और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ये जब भारतीय क्रिकेट टीम में अगर एक मैच भी खेल लेते हैं, पृथ्वी शॉ कोई ऐसे नहीं है कि ये पिछले 20 वर्षों से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं या इन्होंने कोई बहुत जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हों, लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे देश की क्रिकेट टीम में अगर कोई 2-4 मैच भी खेल लेता है तो हमारे देश की जनता उसे इतना बड़ा स्टार बना देती है कि थोड़े दिन में ही उसे अपने बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होने लगती है। इसलिए हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी थोड़ा आसमान से जमीन पर उतरना होगा और यह देखना होगा कि इस देश की जो जनता है वो बड़ी भावुक है, वो बड़ी इमोशनल है। और जब आप बाहर जाते हैं सार्वजनिक जीवन में तो तरह तरह के लोगों से आपका सामना होता है, तो इन्हें संभल कर रहना चाहिए। अपनी विनम्रता को स्टारडम की वजह से खोना नहीं चाहिए। भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स में लड़कियों की हत्या के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? आपने कुछ महीने पहले आफताब और श्रद्धा वालकर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। पूरा देश था वो हैरान हो गया था जब ये घटना हुई। 2 दिन पहले ही दिल्ली में साहिल गहलोत नाम के एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। निकी यादव उसका नाम था। निकी यादव अब आपके जुबान पर चढ़ गया होगा, क्योंकि निकी यादव की भी ऐसी ही हत्या की गई और हत्या करके उसके शव को भी फ्रिज में रख दिया। लेकिन अब मुंबई के पास पालघर में भी ठीक ऐसा ही एक मर्डर हुआ है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक लड़के ने अपनी पार्टनर की हत्या की और उसके शव को बेड बॉक्स में छिपाकर रख दिया। इस आदमी का नाम है हार्दिक शाह। इसकी उम्र सिर्फ 27 साल है और जिस लड़की के साथ यह लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लड़की का नाम था मेघा और वो 35 साल की थी, यानी इस लड़के से 8 साल बड़ी। लेकिन क्योंकि इस लड़के के पास कोई नौकरी नहीं थी, ये बेरोजगार था और लड़की एक नर्स थी और वो कम से कम सैलरी उसकी जितनी भी रही हो, नर्स की एक ठीक ठाक सैलरी होती है और वो काम करती थी, पैसा कमा रही थी। इसलिए ये लड़का लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता रहा और उससे ये झूठ बोलता रहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पैसे का लालच था। और पुलिस का कहना है कि ये दोनों लोग 1 महीने पहले ही पालघर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। लेकिन बाद में जब इन दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से नौकरी करने के लिए और फिर शादी करने के लिए कहने लगी, तो लड़के ने लड़की की हत्या कर दी, उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। और इसके बाद जब ये लड़का छिपकर राजस्थान में अपने घर जा रहा था तो पुलिस ने इसे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि मेघा की कहानी में, श्रद्धा वालकर की कहानी में या फिर निकी यादव की कहानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इन सभी मामलों में लड़कियां तो अपने परिवार से लड़कर, अपने परिवार को नाराज कर समाज से दुश्मनी मोल लेकर, अपनी बदनामी करवाकर इन लड़कों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन इन लड़कों के लिए ये रिश्ते एक कैजुअल रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं थे। यानी लड़की पूरी गंभीरता के साथ
अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आ जाती है और लड़के इसे एक कैजुअल रिलेशनशिप समझने लगते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इसमें भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन अभी जो बातें और घटनाएं सामने आ रही हूं उससे ऐसा लगता है। इस बात को आप दिल्ली की एक घटना से समझ सकते हैं। दिल्ली में 10 फरवरी को साहिल गहलोत नाम के एक लड़के ने अपनी 23 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या करके, निकी यादव की हत्या करके, उसके शव को अपने गांव में एक फ्रिज में छिपा दिया। यह फ्रिज उसके एक ढाबे में था। लेकिन इसके बाद जब निकी यादव नाम की इस लड़की के परिवार ने पुलिस में उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस का कहना है कि इन दोनों लोगों की मुलाकात वर्ष 2018 में हुई थी और ये पिछले कुछ समय से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। लेकिन इसी दौरान इस लड़की को यह पता चला कि जिस लड़के के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उस लड़के की शादी पिछले साल ही तय हो गई थी और 9 फरवरी को उसने चोरी छिपे सगाई भी कर ली इस लड़की को बिना बताए। और इस बात पर जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो इसके बाद लड़के ने निकी यादव की हत्या कर दी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस दिन हत्या हुई उसी दिन इस लड़के ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। तो अब आप सोचिए इस लड़के के बारे में, ये पहले अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करता है और फिर हत्या करने के बाद एक शादी भी कर लेता है, उसी दिन शादी कर लेता है। अब जब इन सभी घटनाओं की मूल जड़ में आप जाएंगे, आज हमने इसका एक विश्लेषण किया है। ये तो घटनाएं हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, हम हमेशा आपके सामने रिपोर्ट भी करते रहेंगे, लेकिन इसमें सीख क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे इसकी जड़ में क्या समस्या है, आज वो जानने की कोशिश कीजिए। अभी तक देखिए इसमें क्या है, अभी तक हम इन सारी घटनाओं में धर्म का एंगल ढूंढते थे। हम सोचते थे कि इसमें लड़के का धर्म क्या है, लड़की का धर्म क्या है, और फिर हम इसे धर्म के एंगल से देखते थे। लेकिन आज मैं इसमें धर्म की बात नहीं कर रहा, आज मैं इसमें एक सामाजिक रिश्ता ढूंढ रहा हूं। आज मैं इसमें एक सामाजिक एंगल आपको बताने वाला हूं कि इसमें धर्म को मत ढूंढिए, क्योंकि धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारी सोच वो कैसी है उस पर जाइए। लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं, ये असल में ये संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट जो है ये पश्चिमी देशों से आया है, जहां लोग शादी किए बिना ही एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश के युवाओं ने आधुनिकता के चक्कर में, आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी देशों के इस लिव इन वाले कॉन्सेप्ट को कॉपी तो कर लिया, इसे नकल कर ली इसकी। लेकिन सच यह है कि हमारा देश, हमारा समाज और हमारे युवा अब भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर जो परिपक्वता चाहिए वो हमारे समाज में, हमारे परिवारों में और हमारे युवाओं में अभी नहीं है। ये सिर्फ हमने कॉपी कर लिया उनसे, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की संस्कृति पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि वहां ज्यादातर शादियां सफल नहीं होती, वहां ज्यादातर लोग आज भी शादियां नहीं करना चाहते, और इसीलिए वहां किसी भी लिव इन रिलेशनशिप का फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, यानी उसका जो आखिरी मकसद है, वो शादी नहीं है, वो है टुगेदरनेस, यानी साथ रहना। तो पहला जो अंतर जो मैं आपको आज बता रहा हूं वो ये कि हमने इस कॉन्सेप्ट को पश्चिमी देशों से कॉपी कर लिया। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप उनके संस्कृति में, उनके रहन सहन में, उनके डीएनए में, उनके सोचने समझने के तरीके में, उनके समाज में पहले से ही एक्सेप्टेबल है, वो वैसे ही हैं, इसलिए वो अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो शादी नहीं होता, वो टुगेदरनेस होता है। वो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि वो साथ रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। जबकि भारत इसका ठीक उल्टा है। हमारे देश में किसी भी रिश्ते, लड़के और लड़की का जो रिश्ता होता है, आदमी औरत का, इस तरह का जो रिश्ता होता है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन आज भी शादी ही माना जाता है। यानी लिव इन रिलेशनशिप में भी पश्चिमी देशों के संस्कार तो बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जिस तरह से हमारा समाज, हमारा परिवार सोचता है, वो सोच इस लिव इन रिलेशनशिप में कहीं फिट ही नहीं बैठती। इसलिए हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं सकते और जबरदस्ती बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे देश के युवा पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं तो इससे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर से आप समझ लीजिए, पश्चिमी देशों के लोग साथ रहने के लिए साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें साथ रहना है।
हमारे देश में जो लोग हैं वो आज भी लिव इन रिलेशनशिप का आखिरी मकसद शादी को ही मानते हैं, और कोई भी जो रिश्ता है वो तभी सफल माना जाता है जब दो लोग आपस में शादी कर लेते हैं। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी जाते हैं वो भी अपने घर वालों को यही कहते हैं कि अभी हम साथ में रहकर देख रहे हैं, बाद में हम शादी कर लेंगे। दूसरी बात इसमें यह समझने वाली है कि आखिर इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप्स में सिर्फ लड़कियां ही क्यों मर रही हैं, उन्हीं की हत्या क्यों हो रही है, और सिर्फ लड़के ही अपनी लड़की पार्टनर जो है उसे क्यों मार रहे हैं। इसके भी दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि लिव इन रिलेशनशिप्स का भी पूरा ताना बाना हमारे समाज की तरह पुरुष प्रधान है, जिसमें लड़कियां आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लड़कों पर ही निर्भर होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो समाज है वो आज भी मेल डोमिनेटेड समाज है, पुरुष प्रधान समाज हमारा माना जाता है। जब ये लिव इन रिलेशनशिप भी शुरू होता है तो ये भी पुरुष प्रधान ही रहता है, और इसमें भी लड़की जो है वो लड़के से दबकर ही रहती है ज्यादातर केसेस में। दूसरा कारण यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कों और लड़कियों की उम्मीदों में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में जब कोई लड़की अपने परिवार और समाज के खिलाफ बगावत करके किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने आती है तो इससे उसे अपने परिवार से जो पहले सोशल सिक्योरिटी नेट मिलता है, जो उसे एक सुरक्षा का भाव मिलता है अपने परिवार से और अपने समाज से, वो भाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी जो कुशन होता है सिक्योरिटी का वो समाप्त हो जाता है, और सबसे पहले परिवार अपनी ही लड़की के साथ रिश्तों को तोड़ देता है। फिर समाज भी उसे अपनाता नहीं है, समाज में भी बदनामी होती है। इसलिए लड़की अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो जाती है, और इसलिए वो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक स्टेबिलिटी तलाशने लगती है, स्थायित्व तलाशने लगती है, और जो सिक्योरिटी उसे अपने माँ बाप से मिलती थी वो सिक्योरिटी उसे उसकी उम्मीद अपने लिव इन पार्टनर से होने लगती है, यानी लड़के से होने लगती है, और वो अपनी पूरी ताकत उस रिश्ते को कामयाब बनाने में लगा देती है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये रिश्ता शादी में बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन मेरे परिवार वाले शादी के बाद मुझे स्वीकार कर लेंगे, मेरे पार्टनर को भी स्वीकार कर लेंगे और समाज भी स्वीकार कर लेगा। आखिरी जो इच्छा होती है, फाइनल डेस्टिनेशन, वो ये होती है। लेकिन ज्यादातर लड़के जो हैं वो ऐसा नहीं सोचते। ज्यादातर लड़कों के लिए आज भी ये सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है। लिव इन में रहने वाले लड़के यही सोचते हैं कि वो अभी तो एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आखिर में शादी किससे करनी है वो बाद में सोचेंगे, और अगर उन्हें कोई और समझ में आया तो शादी किसी और से कर लेंगे। और इस समय के लिए क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई दुनिया है, ये सबको अच्छा लगता है, इसलिए वो एक लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और शादी के विकल्प को हमेशा खुला रखते हैं। और उनके लिए रिश्ता एक वैकल्पिक रिश्ता होता है। लड़की के लिए ज्यादातर मामलों में यह रिश्ता वैकल्पिक नहीं होता, बल्कि ये एक ही रिश्ता होता है और यही फाइनल रिश्ता है। लेकिन लड़के वैकल्पिक रिश्ता समझकर इसे कभी भी छोड़ सकते हैं, जबकि लड़की के लिए रिश्ता उसका सब कुछ बन जाता है, क्योंकि वो इसके लिए अपना सब कुछ पहले ही छोड़कर आती है। लड़कियों के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना आज भी आसान नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली बहुत सारी लड़कियां जब टेम्परेरी पार्टनर में अपना स्थायी पार्टनर ढूंढने लगती हैं तो इससे रिश्ते एक प्रेशर कुकर में बदल जाते हैं, और इसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि लड़के इसमें से छूटना चाहते हैं, लड़कियां उसे बांध कर रखना चाहती हैं, और फिर आखिर में एक ही रास्ता है इस तरह के अपराधी मानसिकता के लड़कों को मिलता है कि लड़की की हत्या कर दो। आज हमें बहुत सारे सर्वे और स्टडीज ऐसी मिली जिनसे यह पता चलता है कि शादीशुदा लड़कियों की तुलना में ऐसी लड़कियों के साथ ज्यादा हिंसा होती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। जैसे इस पर अमेरिका में एक स्टडी हुई जिससे यह पता चला कि शादी करने वाले पुरुषों की तुलना में जो पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, वो लड़कियों के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं, और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। असल में लिव इन रिलेशनशिप्स के ज्यादातर मामलों में लड़कियों के माता पिता ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए कभी तैयार नहीं होते, और इससे जो बहुत सारी लड़कियां हैं वो अपने परिवार के खिलाफ बगावत पर उतर आती हैं, और जब वो अपने माता पिता से दूर किसी लड़के के साथ रहने लगती हैं तो ऐसे पुरुषों को पता होता है कि अब वही लड़की उस लड़की का परिवार बन चुका है, यानी लड़का जो है वही परिवार है, और वो चाहें तो उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी जो लड़कियां डेटिंग एप्स पर मिले लड़कों को अपना परिवार मान लेती हैं और अपने असली परिवार और माता पिता को भूल जाती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए आपको भी आज हम ये कहना चाहेंगे कि डेटिंग एप्स की जो दुनिया है वो एक वर्चुअल दुनिया है, वो एक नकली दुनिया है,
जो लोग समझते हैं कि उन्हें डेटिंग एप्स पर अपना फाइनल पार्टनर मिल गया, अपना जीवन साथी मिल गया, एक स्थायी पार्टनर मिल गया और वो उस पार्टनर के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। यहाँ हमने अमेरिका की एक स्टडी को इसलिए कोट किया है आपके सामने क्योंकि अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप्स का ये कल्चर भारत से कई वर्षों पहले ही आ गया था। हम तो अमेरिका से इस मामले में बहुत पीछे हैं। अभी भारत में कितने युवा लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, इसे लेकर आज भी हमारे देश में कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक सर्वे में 80% युवाओं ने यह माना कि वो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप को सही मानते हैं। और आज भारत के जिस शहर में युवा सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं वो शहर है कर्नाटक का बेंगलुरु। लेकिन पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं जिनमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और इसके लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यानी ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर सबसे ज्यादा पुलिस में दर्ज जो शिकायतें हैं वो भी बेंगलुरु से ही आ रही है। तो ये आज इसको धर्म से मत जोड़िए, इसको अपने समाज से जोड़कर देखिए। ये एक सामाजिक समस्या है और ये तभी हल हो सकती है जब आप अपने परिवार में मौजूद युवाओं से उनको पास बिठाकर अच्छी तरह से उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या भाव है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और जो युवा हैं जो आज इस पश्चिमी कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रहे हैं आंख बंद करके, उन्हें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि क्या उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि वो इस तरह के रिश्ते को निभा पाएं, क्योंकि ये भी एक कैजुअल रिश्ता नहीं है। ज्यादातर युवाओं को आज भी ये गलतफहमी है कि लिव इन रिलेशनशिप एक टेम्परेरी रिश्ता होता है, एक कैजुअल रिश्ता होता है जिसे तोड़कर आप कभी भी आगे चलकर किसी से भी दोबारा शादी कर सकते हैं। इस गलतफहमी से हमें निकलना होगा, हमारे देश के परिवारों को, हमारे देश के समाज को। इस पूरे विश्लेषण का सार यह है कि भारत का समाज आज भी शादियों को ही स्वीकार करता है। आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत के युवा पर्सनल लोन लेकर अपनी शादियों से पहले इतने ज्यादा प्री वेडिंग शूट्स क्यों करवा रहे हैं और भारत में प्री वेडिंग शूट्स का ये जो बाजार है इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमारे देश के युवा न सिर्फ अपनी जेब को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई हैं, जहां एक प्री वेडिंग शूट के दौरान एक कपल रेल की पटरियों पर लेट गया और इस दौरान बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये दोनों लोग वहां पर आत्महत्या करने के लिए आए हैं। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस को जब सूचना मिली और वो वहां पहुंची तो पता चला कि ये कपल अपनी शादी से पहले वहां पर अपना एक वीडियो शूट कराने के लिए गया था और जिसके लिए ये लड़का और लड़की इस शूट के लिए रेल की पटरियों पर लेट गए। और ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जहां लोग शादी से पहले इस तरह के शूट्स करवा रहे हैं। केरल में भी एक कपल एक मंदिर में हाथी के साथ अपना प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए गया, लेकिन इसी दौरान हाथी क्रोधित हो गया, हाथी को गुस्सा आ गया और उसने अपने महावत पर ही हमला कर दिया। और ये घटनाएं आपको शायद सामान्य लग रही होंगी, लेकिन सच ये है कि प्री वेडिंग शूट अब एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है जिसमें कपल्स कुछ हटकर करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं और वो इसके लिए चलती बस से लेकर चलती ट्रेन के साथ भी शूटिंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि शादी से पहले वो कुछ ऐसा कारनामा कर दें अपने प्री वेडिंग शूट में कि सारी दुनिया में वो वायरल हो जाए। देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। मैं आपको आज कुछ वीडियोस हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए कि लोग अपनी शादी से पहले किस तरह के प्री वेडिंग शूट्स करवा रहे हैं। कुछ समय पहले कर्नाटक में एक प्री वेडिंग शूट के दौरान एक कपल की मौत हो गई थी क्योंकि यह कपल शूटिंग के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में एक बड़ी सी बोट पर टाइटैनिक वाला बड़ा मशहूर पोज बनाने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा होगा टाइटैनिक फिल्म एक अंग्रेजी मशहूर फिल्म थी जिसमें गाना था और उसमें एक बड़ा मशहूर पोज था जिसमें बड़े से शिप पर लड़का और लड़की बिल्कुल शिप के आगे वाले टिप पर खड़े हुए हैं। लेकिन वो फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जीवन में ऐसा नहीं होता। पिछले साल इसी तरह की घटना में केरल में एक दूल्हा नदी में गिरकर बह गया और यह लिस्ट ऐसे ही बहुत लंबी है क्योंकि आज भारत के युवा अपनी शादी के लिए कीचड़ से लेकर समुद्र की खतरनाक लहरों के बीच अपना प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, यह भी एक प्री वेडिंग शूट है जिसमें लड़का और लड़की कीचड़ में है
और इन दोनों का आइडिया यह था कि हम लोग कीचड़ में ये शूट करेंगे और कीचड़ में से एक कमल की तरह ये दोनों निकलेंगे बाहर, जैसे कि कीचड़ में कमल खिल रहा है, यानी कीचड़ में कमल जैसा रिश्ता खिल रहा है, कमल के फूल जैसा। और इसके लिए हमारे देश के लोग जान भी खतरे में डाल रहे हैं और अपने जेब को भी जोखिम में डाल रहे हैं। जेब को कैसे डाल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हर साल 1 करोड़ शादियां हमारे देश भारत में होती हैं और भारत में प्री वेडिंग शूट, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ रुपए की है। आपने कभी सोचा नहीं होगा। शादियों के दौरान जो फोटो खींची जाती हैं, जो वीडियो बनाए जाते हैं और शादी से पहले जो प्री वेडिंग वीडियोस बनाए जाते हैं, उसकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो 2 लाख करोड़ की है। यानी हमारे देश के लोग हर साल इतना पैसा खर्च कर देते हैं। और ये पैसा कितना है जानते हैं आप? जो अभी हमने रफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं फ्रांस से, रफाल की जो डील थी उससे भी ज्यादा पैसा ये 2 लाख करोड़ है। भारत ने 36 रफाल विमान फ्रांस से खरीदे थे और ये डील लगभग 60,000 करोड़ की है। जबकि इससे ज्यादा पैसा हमारे देश के युवा अपनी शादी के वीडियोस बनाने पर खर्च कर देते हैं। और बड़ी बात यह है कि यह पैसा भी लोन लेकर खर्च किया जाता है। जब अपनी जेब में नहीं होता तो हमारे देश के युवा इसके लिए लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। फिलहाल हमारे देश में औसतन एक प्री वेडिंग शूट का खर्च कम से कम 50,000 रुपए है। जबकि अगर कोई कपल दूसरे राज्य में या किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर यह शूट कराता है तो उसका यही खर्च एक दिन का 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है। और यह रकम कम नहीं होती और यह रकम ऊपर नीचे हो सकती है, जैसी जिसकी हैसियत है, जिसका जैसा कॉन्सेप्ट है। और आप जितना ग्रैंड तरीके से कराएंगे तो और ज्यादा खर्चा होगा, थोड़ा कम बजट में करेंगे तो कम में हो जाएगा। लेकिन 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख के बीच कुछ भी हो सकता है। और इसमें भी नोट करने वाली बात यह है कि भारत के बहुत सारे युवा लोन लेकर अब इस तरह के वीडियोस बनवा रहे हैं। ट्रांस यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की सिर्फ 1 तिमाही में भारत में जितने लोगों ने लोन लेने के लिए बैंकों को आवेदन दिया, उनमें से 43% 18 से 43 वर्ष के थे। इनमें भी ज्यादातर युवा पर्सनल लोन लेना चाहते थे, जिससे वो या तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहते थे या अपनी शादी पर इस पैसे को खर्च करना चाहते थे। एक बात हम स्पष्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग पर्सनल लोन गिफ्ट देने के लिए या दूसरी गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए या वीडियो पर खर्च करने के लिए लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मजबूरी में ये लोन लेना पड़ता है। हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कोई विपदा आ जाती है जीवन में, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई और नई परेशानी खड़ी हो जाती है, उसके लिए वो पर्सनल लोन लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आज हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं वो लोग जो हाउसिंग लोन नहीं ले रहे। पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है? पर्सनल लोन उस लोन को कहते हैं जो पर्सनल व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लिया जाता है। यानी ये लोन किसी चीज के बदले में, यानी जैसे घर और गाड़ी के लिए नहीं लिया जाता। अगर आपने गाड़ी के लिए लोन लिया है तो उसे कार लोन कहते हैं, व्हीकल लोन। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो उसे हाउस लोन, हाउसिंग लोन कहते हैं। ये ना हाउसिंग लोन है ना कार लोन है, ये पर्सनल लोन है। और पर्सनल लोन जो है वो ज्यादा ब्याज पर मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट पर मिलता है, महंगा होता है। मार्च 2020 में भारत में सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों ने पर्सनल लोन लिया था, लेकिन आज ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ 31 लाख हो चुकी है। यानी पर्सनल लोन लेने वाले लोग 3 साल में 3 करोड़ बढ़ गए। यहां मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको हमारे समाज में क्या बदलाव आ रहा है वो पता चलेगा। असल में वर्ष 2020 और 21 में हमारे देश में जितने लोगों ने पर्सनल लोन लिया, उनमें 50% लोग 18 से 35 साल के युवा थे। देखिए, आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए, भारत में पर्सनल लोन लेने वाले जो लोग हैं 50 साल से ऊपर हैं सिर्फ 17%, 16.96%। 36 साल से 50 साल के हैं 31.85%। सबसे ज्यादा लोन कौन ले रहा है? देखिए, वो लोग ले रहे हैं जो 18 से 35 साल के लोग हैं। वो लोग सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं। लगभग 51% जो टोटल लोन है वो 18 से 35 वर्ष के बीच के लोग ले रहे हैं। यानी हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा लोन लेते हैं।
वर्ष 2020 और 21 में जितने भी लोगों ने पर्सनल लोन लिए उनमें से 66% लोग ऐसे थे जिनकी एक साल की तनख्वाह 3 लाख से भी कम थी और इनमें 70% से ज्यादा युवा थे। अब देखिए ये एक और ब्रेकअप मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 10 लाख से ज्यादा आय वालों ने सिर्फ 7% लोन लिया है। आय जिनकी 6 से 10 लाख है 7%, 3 से 6 लाख लगभग 19% लोग हैं। सबसे ज्यादा लोन कौन ले रहा है? देखिए सबसे ज्यादा लोन ये लोग ले रहे हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए सालाना से कम है। 66.72% लोन ऐसे लोग ले रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लोन कौन लेता है? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसे किसी न किसी की तरह की कोई आर्थिक समस्या है, जिसके पास पैसा नहीं है, जरूरतें ज्यादा हैं और पैसा नहीं है, वही लोग तो लोन लेंगे। और पैसे की कमी सबसे ज्यादा किसके पास होगी? जिसकी वार्षिक आय सबसे कम है, जिसके पास या तो नौकरी नहीं है या बहुत छोटी नौकरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए सालाना है उस या उससे कम है, वो सबसे ज्यादा लोन लेते हैं। यानी युवाओं की तनख्वाह कम है और खर्चे उनके ज्यादा हैं। यहां पर भी मैं आपको पर्सनल लोन की बात बता रहा हूं। देखिए ये इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये हाउसिंग लोन नहीं है, ये कार लोन नहीं है, ये एजुकेशन लोन नहीं है, ये पर्सनल लोन है। और अब बहुत सारे युवा अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि अपनी एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं और इस लोन से वो प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं और इसे अपने पार्टनर को गिफ्ट देने में भी खर्च कर रहे हैं। पहले के जमाने में जब शादी होती थी तो शादी के लिए कर्ज सिर्फ लड़की का पिता लेता था। आपने देखा होगा लड़की के पिता पर शादी का बड़ा बोझ रहता था और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उसमें लड़की का पिता कहीं से भी लोन लेकर, कर्जा लेकर, घर गिरवी रखकर या अपनी जमीन और घर बेचकर किसी तरीके से अपनी बेटी की शादी करता था। लेकिन अब शादियों के लिए कर्ज सिर्फ लड़की के पिता नहीं लेते बल्कि अब ये कर्ज लड़का भी लेता है। और आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में एक नया पूरा की पूरा नया मार्केट बन चुका है जिसे आप प्यार का बाजार कह सकते हैं या फिर शादी का बाजार भी कह सकते हैं। और इस बाजार का मतलब उस बाजार से है जिसमें बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आपको यह बताती हैं कि आपको अपने पार्टनर को कब कौन सा गिफ्ट देना है। आज किसी भी कपल का खर्च सिर्फ शादी और उसके बाद हनीमून पर नहीं होता बल्कि अब यह खर्च 1st मंथ एनिवर्सरी, 6th मंथ एनिवर्सरी, फिर साल में 2 बार दोनों लोगों के जन्मदिन भी आएंगे, वैलेंटाइंस डे भी आएगा, पहली मुलाकात कब हुई थी उसकी एनिवर्सरी भी आएगी, उस दिन के मौके पर भी लोग अपने पार्टनर को आजकल गिफ्ट देते हैं। और इसके लिए पर्सनल लोन लेकर या फिर इंस्टेंट लोन देने वाले एप्स का इस्तेमाल हमारे देश के युवा आजकल कर रहे हैं। कुछ समय पहले इस पर केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी। अदालत ने तब कहा कि पहले की पीढ़ी पत्नी को वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर समझती थी, यानी हमेशा के लिए समझदारी से किया गया निवेश समझती थी पत्नी को, लेकिन आज की पीढ़ी पत्नी को वरी इनवाइटेड फॉर एवर समझती है, जिसका मतलब है हमेशा के लिए चिंता को आमंत्रित करना। क्योंकि अब शादी के बाद रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा खर्च होते हैं, यानी भावनाएं कम रह गई हैं और पैसे ने उसकी जो है जगह ले ली है। याद रखिए लोन एक ऐसी चीज है जो ईएमआई के रूप में वर्षों के लिए आपसे चिपक जाती है। रिश्ते भले ही छूट जाएं लेकिन ये ईएमआई आपसे कभी नहीं छूटेगी। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि प्री वेडिंग शूट करवाइए जरूर, लेकिन यह भी ध्यान में रखिए कि इससे आपको पोस्ट वेडिंग परेशानी ना हो।